लेकिन अभी जिस तरह से जो घटना घटी, चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ या अभी ग्वालियर हाई कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है, पंजाब के चंडीगढ़ में जो घटना घटी है, वो तमाम जो अत्याचार शोषण करने वाले लोग हैं वो भी तो शिक्षित थे। तो क्या कहेंगे ऐसे शिक्षित लोगों को? जी, ये बेसिकली लिटरेसी और एजुकेशन का जो डिफरेंट केवल पढ़ना लिखना आना ही साक्षर होना ही शिक्षित होने का एकमात्र सूचकांक नहीं है। अभी भी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं ना किसी रूप में एग्जिस्ट करता है। हम बहुत आगे बढ़े हैं नो डाउट, परंतु ये बात सभी मानते हैं कि जो सोशल इक्वालिटी है वो अभी भी पूर्ण रूप से हम लोग नहीं ला पाए एंड उस पर प्रयत्न जो है वो हर क्षेत्र से किए जा रहे हैं। जो इस प्रकार की आज गोष्ठी आयोजित की गई वो भी इन्हीं प्रयासों में नमस्कार, आप एक देख रहे कदम हैं है। न्यूज़ 24x7 नीलम गोद के साथ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक ऐतिहासिक दिन है और वो दिन है साथियों विजयदशमी का। जी हाँ, 14 अक्टूबर सन 1956 को जिस तरह से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और आज उसी उपलक्ष्य में चंबा के लोगों ने यहाँ पर एक विशाल बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की है और उसी के साथ साथ में एक विचार गोष्ठी भी की है। हमारे साथ में यहाँ के जो डीसी साहब है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि आजाद भारत में 77 साल के बाद जो आज एक सिनेरियो बना हुआ है, लगातार देश में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जाति व्यवस्था चरम पर है, आए दिन कहीं ना कहीं जाति के आधार पर अत्याचार शोषण हो रहे हैं, तो उन चीजों को किस तरह से देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन और विद्या महेश चैरिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट चंबा दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनके माध्यम से आज बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया एंड जो गोष्ठी में भी हमारी बातचीत हुई कि एससी कम्युनिटी के सामने जो चैलेंजेस इस समय पे एग्जिस्ट करते हैं उनको किस प्रकार से उसके आगे बढ़ा जाए, कैसे उनको चैलेंजेस को ठीक किया जाए, उसी के ऊपर आज यहाँ पे विचार विमर्श किया जाएगा। और मैं ये आपको सुनिश्चित मतलब आश्वासन देता हूँ कि जिला प्रशासन और हिमाचल सरकार किसी भी प्रकार इस प्रकार के सभी प्रयासों में इन सभी के साथ खड़े हैं। सर, अभी जिस तरह से आपने एक प्रकरण देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई, जो एक प्रकरण घटा है जिस तरह से एक व्यक्ति ने उन पर जूता फेंकने का प्रयास किया, पूरे भारत देश में ये चर्चा एक विषय का कारण बनी और लोगों में एक उग्र रूप भी देखने को मिला, दो पक्ष आमने सामने खड़े हुए। तो इस घटना को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप भी एक सरकारी अधिकारी है और नौकरी पर रहते हुए कहीं ना कहीं इस तरह की जो स्टेटमेंट देना लोगों के लिए भी एक तरह का मतलब कह सकता है कि सरकार की गाज ना गिर जाए, लेकिन जो निष्पक्ष व्यक्ति हो उसको किस तरह से देखता है और सोचता है? जी, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हमारी कंट्री की। तो इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स हैं वो निंदापूर्ण है और ये जो इंसिडेंट हुआ उसकी निंदा सभी क्षेत्रों से की गई है। तो इस पे मतलब आई थिंक जो करंट एक्शन है वो वैसे भी लिया जा रहा है। तो बहुत कुछ मेरा इस पे सच कहने के लिए नहीं। ज्यादा कहने के लिए नहीं है, लेकिन सर अभी वर्तमान में एक और घटना चंडीगढ़ सेक्टर 11 से निकल कर आई, जिसमें कि एक जो आईपीएस अधिकारी है पूरण कुमार जी, उन्होंने आत्महत्या कर लिया गोली मारकर और एक तरह से एक राजनीतिक रूप भी उस पूरे घटनाक्रम को अब मोड़ दे दिया गया है। तो क्या लगता है कि मैं बार बार वही बात कहती हूँ कि जाति है कि जाति नहीं, आजादी के 77 साल बीत गए, हम समानता की बातें करते हैं, लेकिन वो समानता व्यवहारिकता में दिखाई क्यों नहीं देती है? जी, अभी भी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं ना किसी रूप में एग्जिस्ट करता है। हम बहुत आगे बढ़े हैं नो डाउट, परंतु ये बात सभी मानते हैं कि जो सोशल इक्वालिटी है वो अभी भी पूर्ण रूप से हम लोग नहीं ला पाए एंड उस पर प्रयत्न जो है वो हर क्षेत्र से किए जा रहे हैं। जो इस प्रकार की आज गोष्ठी आयोजित की गई वो भी इन्हीं प्रयासों में एक कदम है एंड धीरे धीरे चैलेंजेस से जी हम उबार पड़ेंगे तो आई एम श्योर ये जो समस्या है जो कई बार किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिल जाती है उसका भी पूर्ण रूप से निष्पादन सभी लोगों के साथ से सभी लोगों के सामर्थ्य से कर लिया जाए। सर, इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? व्यवस्था को या शासन को या प्रशासन को, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस घटते हैं जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो जाती जी, इसके लिए दोषी तो वो व्यक्तिगत लोग हैं जो कि इस प्रकार की कुरीतियों को आगे बढ़ाते हैं। हैं? सामाजिक तौर पे आप देखें, अगर आप पॉलिटिकली देखें, आप लॉफुली देखें, तो इस प्रकार के जो सभी इंसिडेंट्स हैं वो पूर्ण रूप से बैन किए जा चुके हैं और मुझे लगता है कि आज समाज में इस बात को लेकर ये जागरूकता भी है कि अब किसी भी प्रकार का भेदभाव करना, किसी भी प्रकार का ऐसी गतिविधियों में इंडल्ज होना एक सामाजिक दृष्टि से भी सभी उसको नेगेटिव तरीके से ही देखते हैं। परंतु कभी कभार कोई इंडिविजुअल एलिमेंट ऐसी कुछ हरकत करता है जी। तो उसके खिलाफ जो भी लॉफुली बनता है वो एक्शन लिया जाता है। सर, हिमाचल में खासकर हम देखते हैं कि मंदिरों में कुछ ने प्रवेश मतलब बंद कर दिया है कि ये व्यक्ति इस जाति का व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता। अब एक मनुष्य होकर मनुष्य में भेदभाव करना
ये कहाँ का एक दृष्टिकोण है लोगों का? जी, ये ऐसा मतलब जो आपने बात की ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। कभी-कभार जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे इंसिडेंट्स कहीं पे आते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, तो रेलेवेंट एक्शन अंडर द लॉ उसके ऊपर लिया जाता है। और आज आप यहाँ पर आए हैं, हम जो डिफरेंट हमारी कमिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं जो कि एससी वेलफेयर पे काम कर रहे हैं, उनसे भी आप जुड़ेंगे, उनसे भी आप बातचीत करेंगे। तो आई एम श्योर कि आप भी यही पाएँगे कि जो इस प्रकार के इंसिडेंट्स हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, जो कि कुछ इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे करते हैं। तो वैसे व्यक्तियों का सामाजिक रूप से भी बहिष्कार किया जाता है, कानूनी तौर पे भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और सभी लोग मिलकर ये कोशिश करते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स बार-बार रिपीट ना हो। सर क्या संदेश देना चाहिए, खासकर आज हम हिमाचल में हैं, हिमाचल के लोगों को जो जाति व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए कैसे भाईचारा बनाए, कैसे एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहें? जी, जैसा मैंने अपने संबोधन में भी बोला कि शिक्षा आज जिस समाज में हम लोग अब एक नॉलेज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी है, तो ये सुनिश्चित करना हमें ज़रूरी है कि हमारे जितने भी आगे आने वाली हमारी जनरेशन्स हैं वो शिक्षा से छूट ना जाए, उनके प्रभाव से बाहर ना हो जाए। तो जितनी भी आज हमारी सोसाइटीज़ यहाँ पे थी उनसे भी मैंने यही निवेदन किया है कि आप शिक्षा के ऊपर कार्य करें और हमारा भी प्रशासनिक तौर पे ये प्रयत्न है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें ताकि वो भविष्य में चल के देश के सक्षम नागरिक बने। सर आपकी बात से एक सवाल और निकल कर आया, मैं वो जरूर लेना चाहूंगी। अभी आपने शिक्षा की भी बात की है कि हमें शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति कहीं ना कहीं जागरूक भी होता है और वो सारी चीजों का एनालाइजेशन करके तब कोई ना कोई कार्य करता है। लेकिन अभी जिस तरह से जो घटना घटी, चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ या अभी ग्वालियर हाई कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है, पंजाब के चंडीगढ़ में जो घटना घटी, वो तमाम जो अत्याचार शोषण करने वाले लोग हैं वो भी तो शिक्षित थे। तो क्या कहेंगे ऐसे शिक्षित लोगों को? जी, ये बेसिकली लिटरेसी और एजुकेशन का जो डिफरेंट केवल पढ़ना लिखना आना ही, साक्षर होना ही शिक्षित होने का एकमात्र सूचकांक नहीं है। आपको जो हमारी संस्कार हैं, जो किस प्रकार से आपको लोगों के साथ बिहेव करना है, किस प्रकार से लोगों के साथ आपको बातचीत करनी है, समाज में कैसे उठना बैठना है, जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो खराब हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है, जो अच्छी हैं उनके संरक्षण के लिए कदम उठाने, ये भी एक शिक्षित व्यक्ति का सूचकांक है। तो केवल पढ़ना लिखना मात्र ही शिक्षा का एक सूचकांक नहीं है। तो जब मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। इसमें वन कॉम्पोनेंट इस पे आपको बेसिक लिटरेसी होनी चाहिए, परंतु जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, बेसिक संस्कार हैं, वो भी इसी का पार्ट है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में चंद्रा जी भी है, उनसे भी जानना चाहूँगी। चंद्रा जी, आज आपकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, डीसी साहब भी आए, तमाम चर्चाएँ हुई हैं और पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगी कि इतना विशाल भव्य कार्यक्रम और एक ऐतिहासिक दिन पर ये कार्यक्रम किया है। तो आज का जो दिन है उसको किस तरह से देखते हैं और इस दिन को आगे जनहित तक कैसे पहुँचाएंगे? आज सर्वप्रथम तो आज अशोक विजयदशमी का पर्व है। बड़ा एक बहुत अच्छा दिन है और आज ही के दिन बाबा साहब ने भी धम्म दीक्षा ली थी नागपुर में। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने मिलजुल के ये एक मूर्ति का यहाँ अनावरण किया है। और ये कुछ लोग तो कहते हैं कि भी हमें कहने को भी है कि भी मूर्ति में माला और विचारों पे ताला। तो हम कहते हैं कि मूर्ति भी लगनी चाहिए, मूर्ति से प्रेरणा मिलती है और आगे विचार बनते हैं, आगे आदमी विचार करने की कोशिश करता है, तो दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। तो हम यही कहते हैं कि भी पूरे समाज को जो हमारा धम्म का रास्ता है, जो हमारे जीवन चलने की शैली बताता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, प्रज्ञा की बात बताता है, न्याय की बात करता है, उसी के ऊपर चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की गोष्ठियाँ होती रहनी चाहिए। और जो भी हमारे कई धम्म के प्रचार में लोग लगे हुए हैं, कई संस्थाएं लगी हुई हैं, उनमें धम्मपद संघ भी बहुत काम कर रहे हैं। तो इनको इस सब मिलजुल के जो है वो इस समाज को बदलने में जो कुरीतियाँ हैं या जो लोगों में एक जहर पैदा हो रहा है उसको कम करने में मुझे लगता है कि काफ़ी ये इस तरह के जो आयोजन हैं वो काम आएंगे और आगे समाज को में परिवर्तन लाएंगे। जी, बहुत-बहुत साधुवाद आदरणीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आज जो विशाल मूर्ति लगी है और आदरणीय चंद्रा जी ने जिस तरह से बात बहुत अच्छी कही है, कहते हैं
करके घड़ा बन जाता है और उस घड़े से एक समुंदर भी भर जाता है। तो आज जरूरत है इस बहुजन समाज के तमाम लोगों को, खासकर जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो सभी एक साथ मिलजुल कर काम करें और जो रास्ता बाबा साहब ने दिया उस रास्ते को उसी तरह से अपने जीवन में उतारे जिस तरह से उन्होंने दिया है। तो आज के इस ऐतिहासिक दिन पर साथ में आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मंगलकामना देती हूँ, बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि भारत में फिर से एक बार वो दिन जरूर लौट कर आएगा जब भारत की ये धरती फिर से बुद्धमय होगी और फिर से एक बार करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश चारों दिशाओं में फैलेगा। तो मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।